हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकर डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हम लास्ट में कौन सा टॉपिक कर रहे थे? तो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। एक बार मैं टाइटल लगा दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। एंड फ्रेंड्स, आपका AS2 का नाम क्या था? तो आपका AS2 का नाम था इन्वेंट्रीज। क्लियर? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। सबसे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं उसके पहले मैंने आज तक आपको जितना भी करवाया है वो सब कुछ एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट। तो कहना ऐसा असेट मींस एनी रिसोर्स व्हिच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इन्वेंट्री? तो इन्वेंट्री मींस एनी असेट व्हिच इज हेल्ड फॉर सेल, which is held for consumption in production of goods or rendering of services and which is a part of production process। जिस मोमेंट में मैंने बोला था कि which is a held for sale, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द finished goods। जिस मोमेंट में मैंने बोला था कि which is a held for consumption in production of goods or the rendering of services, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल। जिस मोमेंट पे मैंने बोला था कि which is a part of production process, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद मैंने आपको यह समझाया था कि AS2 आपका 4 जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। एक वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी प्रोड्यूसर से ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मिनरल रिसोर्सेस, एंड अगर आपके पास कोई भी इन्वेंट्री से इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ये 4 जगह पे आपका AS2 एप्लीकेबल होने वाला नहीं था। उसके बाद मैंने आपको समझाया था दैट इज नथिंग बट फिनिश गुड्स एंड WIP का वैल्यूएशन। याद करो मैंने आपको क्या करवाया था। फिनिश गुड्स एंड WIP के लिए सेम प्रिंसिपल थे। वो प्रिंसिपल क्या था? तो आप उसका वैल्यूएशन करते थे कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर ऑन इंडिविजुअल बेसिस। मतलब एवरी प्रोडक्ट वाइज आपको पर यूनिट के हिसाब से सब कुछ चाहिए। जब मैंने बोला था कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आप 3 चीज कंसीडर करते थे। एक, परचेस प्राइस, सेकेंड कन्वर्जन कॉस्ट, एंड थर्ड एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जिस मोमेंट पे मैंने बोला परचेस प्राइस, तो परचेस प्राइस के बारे में आगे डिस्कस करें। परचेस प्राइस में अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है एंड वो ड्यूटी और टैक्सेस का आपको क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला है, तो आपको माइनस कर देना पड़ेगा। पर वो ड्यूटी और टैक्सेस का आपको क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला नहीं है, तो आपको कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट है तो आप माइनस कर दोगे, पर कैश डिस्काउंट है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब व्हाट? एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। लेबर होगा ना, वो आपके लिए पर प्रोडक्ट पर यूनिट रेडी होगा। वेरिएबल ओवरहेड भी आपके लिए पर प्रोडक्ट पर यूनिट रेडी होगा। पर जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, वो ऑलवेज आपके लिए टोटल में होगा। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का कहने से हम एब्जॉर्ब करते थे, एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे। एंड वो कैसे करना है? तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के हिसाब से आप कर लोगे। क्लियर? एंड उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी अलग से लिखवाया था। NRV मतलब व्हाट? तक NRV में 3 चीज लेते थे। एक लेते थे एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट एंड माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। मैं वहां पे भी बोलता था अगर एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट वर्ड नहीं लिखा होता तो ये रूल सिर्फ फिनिश गुड्स को ही एप्लीकेबल होता एंड WIP को एप्लीकेबल नहीं भी होता। उसके बाद मैंने आपको बोला था AS2 बोल रहा था कॉस्ट में कभी भी 6 चीज कंसीडर नहीं करने का। कौन सी 6 चीज? सेलिंग प्राइस, एडमिन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस एंड द फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। इंटरेस्ट ले सकते हो सब्जेक्ट टू AS16। मतलब व्हाट? AS16 अगर हाँ बोले तो आप इंटरेस्ट को कंसीडर कर सकते हो। यानी AS16 कब हाँ बोलेगा? अगर वो असेट आपके लिए क्वालिफाइंग असेट है। क्वालिफाइंग असेट मतलब व्हाट? जिस असेट को बनने में 12 महीने या उनसे ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको समझाया था दैट इज नथिंग बट जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का रूल। क्या था? सिंपल रूल था। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का एक सिमिलरिटी बोलूं तो हर एक का इनपुट सेम होता है, पर जो आपकी मेन प्रोडक्ट होगा ना उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, पर आपका जो बाय प्रोडक्ट होगा ना उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब व्हाट? मार्केट में बेचोगे तो जिसके रुपए ज्यादा मिलने वाले हैं उसको बोलते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है, एंड अगर बेचोगे ना अगर कम रुपए मिलेंगे तो उसको क्या बोलोगे? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है। प्रॉब्लम इज दैट मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहले आपको जॉइंट कॉस्ट निकालने का। जॉइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको माइनस करने का। जो भी आपका नेट जॉइंट कॉस्ट बचे वो बिटवीन द 2 मेन प्रोडक्ट्स अलोकेट कर दोगे। एंड वो कौन से रेशियो में अलोकेट करोगे? इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू। एंड उसके एक भी एग्जांपल हमारी बुक में नहीं है, तो मैं आपको एक एग्जांपल सेपरेटली लिखवा रहा हूं। क्लियर? तो टाइटल लगा दो, लिखो एग्जांपल, एंड उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? अ कंपनी प्रोड्यूस्ड main products
a company produced main products X and Y. A company produced main products X and Y and one byproduct Z emerges from the production process apart from waste. मतलब मुझे मेन प्रोडक्ट एक्स एंड वाई बनाना था, पर ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस एक बाय प्रोडक्ट जेड बन गया एंड साथ में क्या मिल रहा है, वेस्ट भी मिल रहा है. उसके बाद लिखो कॉस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द production process is here under. मैं उसका कॉस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं. फ्रेंड्स, आपको टोटल 5 कॉलम का एक टेबल बनाना है, छोटा सा टेबल, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए. छोटा सा एक 5 कॉलम का आप टेबल बनाओगे. एंड वो हर एक का हेडिंग लिख दो. सबसे पहले लिखो आइटम, उसके बाद लिखो यूनिट, उसके बाद लिखो रुपीस, उसके बाद लिखो आउटपुट एंड उसके बाद लिखो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2011. क्लियर? अच्छा, अब एक एक करके हम लिखते हैं. आइटम में सबसे पहले लिखो रॉ मटेरियल. आइटम में मैं यहां पे लिख रहा हूं रॉ मटेरियल का यूनिट्स लिख दो. दैट इज नथिंग बट हमने 10,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, जिसके रुपए कितने थे, तो जिसके रुपए थे 1 लाख रुपीज. क्लियर? उसके बाद लिख दो दैट इज नथिंग बट वेजेस में यूनिट कभी भी नहीं होता. एंड वेजेस के टोटल कितने रुपए थे, तो वेजेस के टोटल हमने 50,000 रुपए किए. उसके बाद लिख दो दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड ओवरहेड. फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी यूनिट्स में नहीं होता और उसका अमाउंट मेरे पास अवेलेबल है. एंड वो अमाउंट कितना है, दैट इज नथिंग बट 50,000 रुपए. उसके बाद लिख दो दैट इज नथिंग बट वेरिएबल ओवरहेड. एंड वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट लिख दो दैट इज नथिंग बट 30,000. उसके बाद लिख दो दैट इज नथिंग बट सेलिंग ओवरहेड. एंड सेलिंग ओवरहेड का यूनिट्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट अमाउंट में लिख दो दैट इज नथिंग बट 25,000. क्लियर? अब अगर हम आउटपुट लिखे तो हमारा प्रोडक्ट एक्स जो था उसका आउटपुट था 4,000 यूनिट्स. उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट वाई था वो प्रोडक्ट वाई का आउटपुट था दैट इज नथिंग बट 3,000 यूनिट्स. एंड जो हमारा बाय प्रोडक्ट जेड था वो बाय प्रोडक्ट जेड का आउटपुट था 1000 यूनिट्स. क्लियर? 4,000, 3,000 एंड 1,000. क्लोजिंग स्टॉक अगर चेक करें तो एक्स के हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े थे, तो एक्स के हमारे पास 500 यूनिट्स पड़े हैं. वाई का अगर चेक करूं तो हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े थे, तो वाई का हमारे पास 100 यूनिट्स पड़े थे. और यस जेड का हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है. क्लियर? ये टेबल हमारा रेडी है. उसके बाद नीचे आपको लिखना है स्क्रैप रियलाइजेशन इज ₹2,000. मतलब आप जो स्क्रैप बेचा उसमें से 2,000 रुपए मिले. उसके बाद लिखोगे बाय प्रोडक्ट Z is sold at ₹20
per unit. There is separate processing charges. There is separate processing charges of ₹2,000, कॉमा करके लिखो, पैकिंग ऑन बाय प्रोडक्ट कॉस्ट, पैकिंग ऑन बाय प्रोडक्ट कॉस्ट is ₹3,000. Reasonable profit on byproduct, reasonable profit on byproduct after separate processing, after separate processing is ₹2,000. Average market price of X and Y is ₹60 per unit and ₹40 per unit respectively. Calculate the closing stock of, calculate the closing stock of X and Y. क्लियर? प्रॉपर क्वेश्चन हमारे पास रेडी है एंड अब हमको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करना है. फ्रेंड्स एकदम ध्यान से मैं आपको बोल रहा हूं, सुन लेना. हम जो यहां पे कर रहे हैं वो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा. मतलब जितना भी खर्चा हमने साथ में किया वो सब कुछ करेंगे. उसमें से जो हमारा ये बाय प्रोडक्ट है ना 1000 यूनिट, वो 1000 यूनिट को हम बेच देंगे, मतलब उसकी एनआरवी फाइंड आउट कर लेंगे. तो हमको नेट जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा एंड वो नेट जॉइंट कॉस्ट बिटवीन द टू मेन प्रोडक्ट्स हम क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे. क्लियर? तो फ्रेंड्स अगर इसका मैं आंसर स्टार्ट करूं, आंसर में सबसे पहले मुझे निकलना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. कौन सी वर्किंग नोट? दैट इज नथिंग बट मेरी बाय प्रोडक्ट की एनआरवी क्या होगा. क्लियर? तो यहां पे लिखो सबसे पहले वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट. क्लियर? 2 कॉलम का भी एक टेबल बनाओगे. बहुत बड़ा टेबल नहीं चाहिए मुझे, छोटा सा ही चाहिए. क्लियर? ऊपर टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट पर्टिकुलर्स, एंड उसके बाद लिखोगे, सॉरी पर्टिकुलर्स, एंड उसके बाद लिखोगे अमाउंट रुपीस. पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीस. क्लियर? चलो सबसे पहले ये डिटरमाइन करो कि आपके पास कितने यूनिट्स बाय प्रोडक्ट के थे. तो मेरे पास कहने से 1000 यूनिट्स बाय प्रोडक्ट के थे एंड 1000 यूनिट को मुझे नीचे बोला है कि बाय प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा 20 रुपीज पर यूनिट में. तो सिंपल पहले यहां पे लिख दो सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट कितना होगा. यहां पे लिख रहा हूं सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट. तो कितना होगा, 1000 यूनिट्स इंटू ₹20. 1000 इंटू 20 करूं तो कहने से मैं बाय प्रोडक्ट को अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो मुझे 20,000 रुपए मिल जाएगा. पर बॉस 20,000 मिलेगी नहीं. 20,000 में बेचने के लिए आपको 2 खर्चा करना पड़ेगा. एक प्रोसेसिंग चार्जेस करना पड़ेगा 2,000 रुपए का,
एंड एक पैकिंग चार्जेस करना पड़ेगा कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। ये प्रोसेसिंग एंड पैकिंग चार्जेस मुझे माइनस करना पड़ेगा। वो प्रॉफिट दिया ना, वो प्रॉफिट काम का नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट तो कहने से ऑलरेडी सेलिंग प्राइस में इंक्लूडेड ही होगा, तो उसको आपको कुछ माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है। आपको तो इतना देखना है इस प्रोडक्ट को बेचूं तो मेरे हाथ में कितने रुपए आएंगे। क्लियर? तो 20,000 रुपए आए, पर 20,000 लेने के लिए मुझे 2 खर्चा करना पड़ेगा, तो वो माइनस करो, माइनस प्रोसेसिंग चार्जेस माइनस प्रोसेसिंग चार्जेस कितने रुपए हो गए, 2,000 रुपए, एंड उसमें से माइनस कर दूंगा, दैट इज नथिंग बट पैकिंग चार्जेस। एंड पैकिंग चार्जेस आपका कितने रुपए का हो जाएगा, 3,000 रुपए का। सिमिलर बोलो 20,000 में बेचने के लिए आपने 5,000 रुपए का खर्चा किया, तो नेट आपके हाथ में कितना आया, 15,000 रुपए। तो अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो मेरे लिए एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट, एंड वो एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट कितना होगा, 15,000। अब मैं क्या करूंगा, टोटल जॉइंट कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा, एंड वो टोटल जॉइंट कॉस्ट में से एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा। तो टाइटल लगाओ कैलकुलेशन ऑफ नेट जॉइंट कॉस्ट। क्लियर? मैं 3 कॉलम का एक टेबल, सॉरी 2 कॉलम का एक टेबल आपको बनाना है। टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स, एंड यहां पे लिख रहा हूं अमाउंट रुपीज। क्लियर? पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज। चलो सबसे पहले हम चेक करें हमने कौन कौन सा खर्चा कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने खर्चा कर लिया था, दैट इज नथिंग बट रॉ मटेरियल का खर्चा था। रॉ मटेरियल हमने 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, उसका कितने रुपए थे, लाख रुपए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रॉ मटेरियल 1 लाख रुपीज। तो लिखो मेरे साथ रॉ मटेरियल, एंड वो रॉ मटेरियल कितने रुपीज थे, तो रॉ मटेरियल थे 1 लाख रुपीज। रॉ मटेरियल के बाद चेक करोगे तो सेकंड दिया है, सेकंड कितना दिया है, वेजेस, एंड वेजेस कितने रुपए का दिया है, 50,000। तो वो भी आपका प्रोसेसिंग का ही खर्चा है, तो उसको भी ऐड करोगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं वेजेस, एंड वेजेस कितने रुपीज का दिया है, तो वेजेस मुझे दिया है 50,000 रुपए का। वेजेस के बाद आपको क्वेश्चन में दिया था दैट इज नथिंग बट फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड भी कितने रुपए का दिया था, 50,000। तो अगेन मैं ऐड करो फिक्स ओवरहेड, तो फिक्स अज्यूम करो ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ही होगा, तो ये आप ऐड कर सकते हो। तो सिंपल यहां पे लिख रहा हूं फिक्स्ड ओवरहेड्स, एंड वो फिक्स ओवरहेड आपका कितने रुपीज का होगा, 50,000। फिक्स ओवरहेड के बाद अगर चेक करो तो आपको क्वेश्चन में दिया था दैट इज नथिंग बट वेरिएबल ओवरहेड, एंड वो वेरिएबल ओवरहेड कितने रुपीज का दिया था, 30,000। तो उसको भी मैं ऐड कर रहा हूं वेरिएबल ओवरहेड, एंड वो वेरिएबल ओवरहेड्स आपको कितने रुपीस का दिया है, 30,000। उसके बाद दिया है सेलिंग ओवरहेड। फ्रेंड्स आपको याद आना चाहिए AS2 में सेलिंग ओवरहेड को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है, तो सेलिंग ओवरहेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहां तक आप चेक करोगे तो आपको यहां से आप टोटल करो तो आपको यहां तक का जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, टोटल जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा 1 लाख प्लस 50,000, तो 150, 150 प्लस 50 2 लाख, 2 लाख प्लस 30,000। तो कहना से माई टोटल जॉइंट कॉस्ट इज नथिंग बट 2,30,000। पर फ्रेंड्स मुझे टोटल जॉइंट कॉस्ट का काम नहीं है, मुझे जो काम है वो नेट जॉइंट कॉस्ट का काम है। तो कहना चाहिए उसमें से सबसे पहले मैं यहां से माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। लिखो आप एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट, एंड वो एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, मतलब कहने से उसके लिए आपने एक वर्किंग नोट बना के रखा था, एंड कितने रुपए का था ऊपर बना के रखा था, 15,000 रुपए। तो सिंपल मैं तो मैंने माइनस कर दिया। सेकंड चीज आपको क्वेश्चन में ये भी बोला था इस प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका बाय प्रोडक्ट तो हुआ था, साथ साथ में कहने से आपका स्क्रैप भी हुआ था, तो स्क्रैप को भी बेचोगे तो कुछ रुपए मिलेगा। तो सिंपल बोलो सेल ऑफ स्क्रैप अगर मैं माइनस कर दूं, चेक करो आपको स्क्रैप बेचोगे तो कितने रुपए बोला था, तो मैं क्वेश्चन में चेक कर लू, सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस स्क्रैप रियलाइजेशन 2000, फर्स्ट लाइन में लिखा था स्क्रैप रियलाइजेशन कितने रुपए का था, 2,000 रुपए। तो उसको भी मैं यहां से माइनस कर रहा हूं, तो 230 में से 15,000 एंड 2,000 रुपए माइनस करें तो मुझे यहां पे मिल जाएगा नेट जॉइंट कॉस्ट। क्लियर? 230 में से 17,000 रुपीज अगर मैं माइनस करूंगा तो सिंपल इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2,13,000 रुपीज आ जाएगा। अब अपने दिल को पूछो ये 2,13,000 जो खर्चा हुआ
वो मैंने कहने से दो प्रोडक्ट के लिए किया होगा, एक मेरा प्रोडक्ट एक्स एंड दूसरा मेरा प्रोडक्ट वाई, तो सिंपल बोलूँ वो दोनों के रेशियो में एलोकेट करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे टाइटल लगा रहा हूं मेरे लिए, यहां पे नेट जॉइंट कॉस्ट जो हुआ वो नेट जॉइंट कॉस्ट कितना हुआ, तो वो नेट जॉइंट कॉस्ट है 2,13,000 रुपीज। एंड वो 2,13,000 मुझे दो में बाइफरकेट करना है एक्स एंड वाई। एक काम करोगे आप 3 कॉलम का एक टेबल बनाओगे, टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। क्लियर? अच्छा, ये 2,13,000 कहने से मुझे उसके सेल्स रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करें कि इसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे। तो कहने से अगर मैं चेक करूं तो एक्स के कितने यूनिट्स बनाए थे और वाई के कितने यूनिट्स बनाए थे। क्वेश्चन चेक करो, एक्स के 4,000 यूनिट बनाए थे और वाई के आपने कितने यूनिट्स बनाए थे 3,000। तो यहां पे लिख रहा हूं एक्स में 4,000 एंड वाई में कितना लिखूंगा 3,000। अच्छा, इसको 4:3 में करूं तो कहने से मैं प्रोडक्ट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर रहा हूं, मतलब जस्ट मैं नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं करूंगा, इनटू में मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एंड चेक करो, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको नीचे पैराग्राफ में दिया था, आपको बोला था कि एक्स को बेचोगे ना तो आपको कितने रुपए मिले इसके 60 एंड वाई को बेचोगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे 40, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली बोला था। तो यहां पे लिख रहा हूं एक्स को बेचोगे तो 60 मिलेगा एंड वाई को बेचोगा तो 40 मिलेगा। अगर यहां को इसको मल्टीप्लाई करूं तो कहने से मुझे यहां तक का मिल जाएगा कि बॉस मेरा सेल्स वैल्यू कितना होगा। 4,000 इंटू 60 करो, 4,000 इंटू अगर आप 60 करोगे तो आपका आंसर होगा कितना 2,40,000। इसका जो भी सेल्स वैल्यू आया वो सेल्स वैल्यू कितना आया तो 2,40,000। और यहां पे अगर मैं करूंगा दैट इज समथिंग बट 3,000 इंटू 40 करो कैलसी में 3,000 इंटू 40, 3,000 इंटू 40 करोगे तो सिंपल आपका आंसर वहां पे कितना आएगा, तो इसका आपका आंसर आएगा 1,20,000। सर बोलो 2,40,000 एंड 1,20,000 मतलब मेरा रेशियो यहां पे कौन सा हो जाएगा, मेरा ये रेशियो हो जाएगा। मुझे बाइफरकेट करना है, कहना है इसे 2:1 के रेशियो में सब कुछ मैं बाइफरकेशन करने वाला हूं। क्लियर? अच्छा, अब मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज समथिंग बट अलोकेशन ऑफ नेट जॉइंट कॉस्ट। क्लियर? याद करो मेरा नेट जॉइंट कॉस्ट कितने रुपीस का होता है 2,13,000। वो 2,13,000 को आपको 2:1 के रेशियो में करना है। क्लियर? तो वो कर दे, यहां पे लिख रहा हूं 2,13,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड बाजू में चेक करो तो 2,13,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं दोनों का आंसर लिखूं तो चेक करो, कैलकुलेट लो 2,13,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो सिंपल इसका आंसर होगा कितना 1,42,000। यहां पे लिख रहा हूं 1,42,000 एंड 2,13,000 में से अगर आप 1,42,000 माइनस कर दो तो आपको प्रोडक्ट वाई के लिए मिल जाएगा एंड वो कितना मिल जाएगा दैट इज समथिंग बट 71,000। क्लियर? तो यहां पे बाजू में लिख रहा हूं 71,000। पर कहने से फ्रेंड्स ये तो आपको टोटल मिला, आपको तो पर यूनिट चाहिए तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स कर दूंगा तो मिल जाएगा। तो सिंपल कॉस्ट पर यूनिट अगर फाइंड आउट करना है, कॉस्ट पर यूनिट अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा, ये 1,42,000 का टोटल खर्चा हुआ, पर ये चेक करोगे तो 1,42,000 में से कहने से मैंने एक्स के 4,000 यूनिट बनाए थे तो डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा 4,000 यूनिट्स एंड 1,42,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 4,000 करूं, 1,42,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 4,000 करूं तो कहने से मेरा आंसर होगा दैट इज नथिंग बट 35.5। यहां पे लिख दो रुपीस 35.5 और यहां पे कहना से 71,000 आया एंड वो 71,000 में अगर आप चेक करो तो आपने कितने यूनिट्स बनाए थे, तो आपने कहना से 3,000 यूनिट्स बनाए थे तो डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़े कितना 3,000 यूनिट्स। 71,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 3,000 करूं, 71,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 3,000 करूं तो उसका आंसर आएगा आपका कितना 23.67 रुपीस
23.67। अब ये चेक करेंगे कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर हम चेक करें तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपके पास कितने यूनिट्स पड़े हैं। तो कहने से आपको क्वेश्चन में बोला था एक्स के 500 यूनिट पड़े एंड वाई के कितने यूनिट्स पड़े, 100 यूनिट। तो सिंपल यहां पे लिख रहा हूं एक्स के 500 यूनिट्स एंड वाई के कितने यूनिट्स पड़े हैं, तो के 100 यूनिट्स। तो सिंपल अगर मैं यहां पे निकालू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देखो भाई एक्स का कॉस्ट था 35.5, एक्स को मार्केट में बेचोगे तो कितने रुपए के एनआरवी बोला 60, विच एवर इज लोअर, तो कहना से 35.5 पे करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 500 यूनिट्स इंटू रुपीज 35.5। अगर मैं कैलसियम में चेक करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 500 इंटू 35.5, आपका आंसर होगा 17,750 रुपीज। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रुपीज 17,750 एंड बाजू में चेक करोगे तो आपका आंसर होगा 100 यूनिट्स इंटू रुपीज 23.67। तो इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा एंड चेक करो आंसर आपको कितना होगा 100 इंटू 23.67। तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज नथिंग बट रुपीज 2367। क्लियर, ये मेरा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन खत्म हो रहा है। क्लियर। अब फ्रेंड्स हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए वहां पे हमने फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन किया था। अब मैं छोटे छोटे 2-3 टॉपिक आपको एक बोल दूं। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन मेथड बोल रहा हूं, अगेन बोल रहा हूं, ब्लैक पेन चल रहा है मतलब रफ में करवा रहा हूं। वैल्यूएशन मेथड आपके पास 2 चॉइस है, आइदर आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फीफो से भी कर सकते हो एंड अगर फीफो नहीं करना है तब वेटेड एवरेज मेथड भी कर सकते हो। फॉर एकेडमिक पर्पस इफ नथिंग इज गिवन व्हाट इज आवर फर्स्ट प्रेफरेंस, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो जो भी आंसर करोगे वो वेटेड एवरेज से करोगे। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर बोले कि आपको फीफो फॉलो करना है तो ही फीफो फॉलो करने का, बाकी कंपल्सरीली आपको आंसर कौन से मेथड के हिसाब से करना है, वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से करना है। और एक लास्ट टॉपिक मुझे जो समझाना है वो आपको समझाना है, दैट इज नथिंग बट रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करवाना है। अभी तक हमने जो भी देखा था वो हमारे लिए फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन था, पर ये मुझे अब समझाना है, वो समझाना है वो रॉ मटेरियल को वैल्यू कैसे करने का वो समझा रहा है। एकदम ध्यान से समझना। अगर मान लो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 100 रुपीज है। क्लियर। मान लो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 20 रुपीज है। दिमाग चलना चाहिए, रॉ मटेरियल का एनआरवी कभी नहीं होगा। एनआरवी किसके लिए होता है, जिस चीज को आप मार्केट में बेचो और उसके सामने आपको कुछ रुपए मिले। रॉ मटेरियल को कभी भी आप मार्केट में बेचते नहीं हो, रॉ मटेरियल को मार्केट में से परचेस करते हो, तो उसके लिए कभी भी आपको एनआरवी नहीं देंगे। उसके लिए आपको क्वेश्चन में जो देंगे वो क्या देंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल देंगे। मतलब आज अगर ये रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जाऊं तो मान लो मुझे 15 रुपए में मिल रहा है। क्लियर, रूल ऐसा है। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले बेस में जो कंसीडर करूंगा वो फिनिश गुड्स को कंसीडर करूंगा। रूल क्या है सुन लो, अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है और इक्वल टू कॉस्ट है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट। बट अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है और इक्वल टू कॉस्ट है, मैं किसको बोला, फिनिश गुड्स का, तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट। बट अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। लॉजिक ये है, रॉ मटेरियल में भले आपको लॉस दिख रहा है पर कहने से मार्केट में रॉ मटेरियल को बेचने वाले हो कि मार्केट में फिनिश गुड्स को, तो कहने से फिनिश गुड्स को। और अगर फिनिश गुड्स में अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो रॉ मटेरियल का लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बोल लो तो दूसरी लैंग्वेज में, फिनिश गुड्स पे अगर लॉस दिख रहा है तो ही रॉ मटेरियल पे हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे, बाकी करने वाले जो नहीं है।
मतलब इस पर्टिकुलर में जो लाइन बोला उसको मैं एक सम के साथ लिंक करूं तो अब कहना से मेरे लिए एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स तो बहुत कुछ हो सकता है। लाइक समझो क्या क्या हो सकता है मेरे लिए एनआरवी ऑफ अ फिनिश गुड्स। देर आर 3 पॉसिबिलिटी। कैसे 3 पॉसिबिलिटी? उसकी एनआरवी 100 रुपए भी हो सकता है, उसका एनआरवी 110 भी हो सकता है, उसका एनआरवी 90 भी हो सकता है, एक चौथा बहुत डिफिकल्ट, उसका एनआरवी 97 भी हो सकता है। चलो समझाओ, मेरी फिनिश गुड्स का कॉस्ट था 100, मेरे फिनिश गुड्स का एनआरवी था 100। फिनिश गुड्स के लिए तो सिंपल रूल था ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 100 और 100 विच एवर इज लोअर, तो कहने से मुझे फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना पड़े 100 से। पर अब मैं चेक करूंगा तो रॉ मटेरियल, मेरे फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा था, उसके एग्जिट इक्वल था कि उनके कॉस्ट से कम था? तो एग्जिट इक्वल था, एंड अगर एग्जिट इक्वल है तो कहना से रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट, तो इन दिस सिचुएशन मैं रॉ मटेरियल को 20 से वैल्यू कर दूंगा। दूसरा पॉसिबिलिटी, मेरा फिनिश गुड्स का कॉस्ट था 100, मेरे फिनिश गुड्स का एनआरवी दिया है 110, तो फिनिश गुड्स तो हम वैल्यूएशन करेंगे 100 और 110 विच एवर इज लोअर, तो फिनिश गुड्स कैसे वैल्यू करेंगे 100? अच्छा, फिनिश गुड्स को बेचोगे तो कहने से आपका 10 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, एंड सिंपल दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो कहने से फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है, एंड अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल को वैल्यू कैसे करना पड़े? 20 से करना पड़े। अब थर्ड पॉसिबिलिटी, मेरे फिनिश गुड्स की कॉस्ट था 100, फिनिश गुड्स का एनआरवी था 90, 100 और 90 विच एवर इज लोअर करो तो कहने से फिनिश गुड्स आपका 90 से होगा। अच्छा, सिंपल बोलूं तो कहने से फिनिश गुड्स पर आज आपको 10 रुपए का लॉस दिख रहा है, एंड अगर आज आपको 10 रुपए का लॉस दिख रहा है तो सिंपल एक दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है, एंड अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, 20 और 15 विच एवर इज लोअर, तो इसका वैल्यूएशन में कौन सी अमाउंट से करूंगा? 15। एंड फोर्थ इन मेरा फेवरेट है, फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 100, फिनिश गुड्स का एनआरवी है 97, विच एवर इज लोअर करो तो कहने से फिनिश गुड्स आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा 97 से। अच्छा, फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा था कि कम था? तो क्या कम था, तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट अ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, तो 20 और 15 विच एवर इज लोअर, तो कहने से आंसर 15 आना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूं आंसर 15 नहीं आएगा, आंसर 17 आएगा। क्यों 17? लॉजिक ये है, जितना फिनिश गुड्स में लॉस दिख रहा है ना उतना ही मैक्सिमम लॉस आप रॉ मटेरियल में रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड सिंपल बोलो, फिनिश गुड्स में मुझे आज कहने से 100 माइनस 97 3 रुपए का लॉस दिख रहा था, तो रॉ मटेरियल में भी मैक्सिमम में 3 रुपए का लॉस रिकॉर्ड करूंगा, उनसे ज्यादा करने वाला नहीं हो। दिमाग चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल रूल है, अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है और इक्वल टू कॉस्ट है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट, बट अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। पर साथ में एक लाइन याद रखना, यहां पे मैक्सिमम लॉस कितना रिकॉर्ड करोगे, जितना आपका फिनिश गुड्स में है उतना। ये दोनों की थियरी लिखवा दूं, बाद में जो मैंने अभी जो एग्जांपल करवाया वो एग्जांपल भी आपको लिखवा रहा हूं। पहले हम एक काम करें, दोनों की थियरी को लिख दे। क्लियर? चलो टाइटल लगाओ। लिखो वहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। उसमें फर्स्ट लिखो वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, एंड सेकंड लिखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एंड वेटेड एवरेज के मेथड में लिख दो फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम कौन सी मेथड फॉलो करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करेंगे। क्लियर? एंड अब टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ
रॉ मटेरियल, वहां पे लिखो इफ finished goods in which such raw material is incorporated is expected to be sold at or above cost, then such raw material is valued एट कॉस्ट। अगर फिनिश गुड्स के एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है और इक्वल टू कॉस्ट है, देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट। क्लियर? एंड सेकंड पॉइंट लिख दो, इफ फिनिश गुड्स इन विच सच रॉ मटेरियल is incorporated is expected to be sold below cost, expected to be sold below cost, then such raw material is valued at cost or replacement cost or replacement cost, विच एवर इज लोअर। क्लियर? सिंपल समरी बोल दो, अगर आपका फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है और इक्वल टू कॉस्ट है, देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट। बट अगर आपका फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है, तो रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। एंड उसके लिए मैंने आपको जो एग्जाम्पल अभी समझाया था, वो एग्जाम्पल आई थिंक मुझे लिखवाना पड़ेगा, तो लिख दो एग्जाम्पल लिखो वहां पर, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू cost of finished goods is equal to 100. Clear? Cost of raw material is equal to cost of raw material is equal to 20. Replacement cost of raw material is equal to rupees 15. Clear? Calculate value of closing stock if NRV of finished goods is, नीचे 4 क्वेश्चन कर दो, यहां पे आंसर लिख देगा, मतलब आंसर अलग से होने वाला नहीं है। इफ एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज, फर्स्ट लिखो दैट इज नथिंग बट 100। अगर 100 है तो फ्रेंड्स आप आंसर बोलोगे, फिनिश गुड्स 100 और 100 विच एवर इज लोअर, तो 100। फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से बराबर था,
तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल का आंसर कितना आएगा 20। क्लियर। अच्छा, अगर मैं डिस्कस करूं दैट इज नथिंग बट सेकंड, एंड अगर हम चेक करें सेकंड, तो मान लो आपका फिनिश गुड्स की एनआरवी है 110, एंड अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी 110 है तो कहना चाहिए फिनिश गुड्स का कॉस्ट था 100, फिनिश गुड्स का एनआरवी अगर 110 है तो विच एवर इज लोअर, तो कहने से मुझे फिनिश गुड्स तो 100 से वैल्यू करना पड़ेगा। फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है, एंड अगर उसके कॉस्ट से ज्यादा है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट अ कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट, तो कहने से उसका आंसर कितना आएगा 20। अच्छा, अगर हम थर्ड चेक करें तो थर्ड में मान लो फिनिश गुड्स का एनआरवी आपका था 90 रुपीज, अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी 90 है तो कहना से फिनिश गुड्स का कॉस्ट 100 था, एनआरवी 90 है, विच एवर इज लोअर, तो हम फिनिश गुड्स को वैल्यूएशन करेंगे 90 से। अच्छा, साथ में अगर रॉ मटेरियल चेक करें तो फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा था कि कम था, तो क्या कम था, तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट अ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, 20 और 15 विच एवर इज लोअर, तो कितना होगा 15 होगा। साथ में चेक करते रहने का अगर रैंकर कैटेगरी के तो फिनिश गुड्स का लॉस था 10 रुपए, पर मैंने रॉ मटेरियल में जस्ट लॉस रिकॉर्ड किया 5 रुपए, चले के ना चले चले, पर रॉ मटेरियल का लॉस कभी भी फिनिश गुड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड इसीलिए मुझे आपको करवाना था वो फोर्थ क्वेश्चन करवाना था। एंड द फोर्थ क्वेश्चन दैट इज नथिंग बट, अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी 97 है तो सिंपल फिनिश गुड्स का कॉस्ट था 100, एनआरवी था 97, विच एवर इज लोअर, तो कहना से फिनिश गुड्स आपका वैल्यूएशन करना पड़ेगा 97 से। रॉ मटेरियल चेक करो, फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा था कि कम था, कम था, तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट अ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, 20 और 17 विच एवर इज लोअर, तो आपका सॉरी 20 और 15 विच एवर इज लोअर, तो आपका दिमाग चल रहा है 15, पर आंसर 15 नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा 17। रीजन, फिनिश गुड्स में लॉस जस्ट 3 रुपए का दिख रहा है, तो रॉ मटेरियल में मैक्सिमम लॉस आपका कितने का होगा 3 रुपए का। क्लियर। अगर कोई रैंकर कैटेगरी के है तो मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया कि यहां पे आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो 1:1 था, ये हमारा एक नॉर्मल अजम्पशन होता है। अगर वो आंसर इनपुट आउटपुट का रेशियो अगर 1:1 ना हो, कुछ अलग हो, तो उसका कुछ अकाउंटिंग भी कुछ अलग होने वाला है, पर ठीक है फॉर इंटरमीडिएट पर्पस ये नॉर्मल अजम्पशन है कि इनपुट आउटपुट का रेशियो ऑलवेज आपका क्या रहेगा 1:1। अब AS2 में एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक आने वाला नहीं है, जस्ट जितने भी क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है वो मुझे आपको खत्म करवाना है। पहले से मैं आपको याद करा दूं, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 1 खत्म है, 2 खत्म है, 3 खत्म है, 4 खत्म है, आई थिंक 5 भी हमारा खत्म है। यस, क्लियर। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 सब कुछ खत्म है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बिलो। रॉ मटेरियल ₹300, डायरेक्ट लेबर ₹90, overhead ₹30, so total ₹420. At the end of the year, the firm has 1500 units of raw material which are to be valued for the financial statement. The current replacement cost of raw material is ₹280 per unit. Find out the value of raw material inventory if the selling price of finished goods is ₹450 or 390. फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन पूछा है, एंड अगर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन पूछा है तो सबसे पहले मुझे किसका करना पड़ेगा, फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का कर दूंगा, अगर फिनिश गुड्स के एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है और इक्वल टू कॉस्ट है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट, बट अगर आपके फिनिश गुड्स के एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। क्लियर। तो सबसे पहले यहां पे चालू करें क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। टाइटल लगाओ, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर। सबसे पहले मुझे इतना बता दो क्वेश्चन में से, व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इट मे बी पॉसिबल बहुत सारे क्वेश्चन को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन बनाने वाला आदमी अच्छा है, उन्होंने आपको कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में दे दिया। कितना दिया है, 300 + 90 + 30, तो आपको कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आपको दे दिया है कितने रुपीज का, 420। तो यहां पे मैं लिख दूं 420। उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा, व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो कहना से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट आपको टेबल में दिया ही था, कितने रुपए का, 300, तो मैं यहां पे भी लिख रहा हूं ₹300। उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा, व्हाट इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल नीचे आपको क्वेश्चन में दिया होगा 280 पर यूनिट, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ₹280।
रॉ मटेरियल का डायरेक्ट वैल्यूएशन नहीं होगा। रॉ मटेरियल के लिए सबसे पहले किसको पकड़ना पड़ेगा? फिनिश गुड्स को। क्लियर? आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि फिनिश गुड्स का एनआरवी कितना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इफ एनआरवी ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू रुपीज। चेक करो आपको फिनिश गुड्स का एनआरवी कितना दिया है। तो फिनिश गुड्स का एनआरवी दिया है आपको 450 रुपीज। क्लियर? चलो अब शांति से मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर देते रहना। फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना है? 420। फिनिश गुड्स का एनआरवी कितना दिया है? 450। तो फिनिश गुड्स तो मैं वैल्यूएशन करूंगा 420 और 450, विच एवर इज लोअर, तो 420 से, पर वो तो यहां पे पूछा ही नहीं है। आपको पूछा है रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा था, कम था कि इक्वल था? तो कहना चाहिए फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है। एंड अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है तो रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर के ओनली एट कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया था? 300। तो सिंपल मैं 300 से वैल्यूएशन कर दूंगा। क्लियर? तो वो लाइन यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, इन दिस केस NRV of a finished goods, NRV of a finished goods is higher than its cost. So raw material is valued at cost, that is rupees। कॉस्ट कितना दिया था रॉ मटेरियल का? 300 पर यूनिट। क्लियर? 300 रुपए पर यूनिट से करना पड़ेगा। एंड अगर 300 रुपए पर यूनिट से करूं तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो कितना होगा? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका कितना होगा वो चेक कर ले। चेक करो आपके पास रॉ मटेरियल का कितने यूनिट्स आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़े थे। तो रॉ मटेरियल के 1500 यूनिट्स आपके पास पड़े एंड 1500 यूनिट्स को आपको वैल्यूएशन करना है 300 रुपए में। तो यहां पे लिख रहा हूं 1500 यूनिट्स इंटू रुपीज 300 एंड 1500 यूनिट्स इंटू रुपीज 300 करोगे तो चेक करो आपका आंसर कितना होगा? 1500 इंटू 300, तो आपका आंसर होगा 4,50,000। तो सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रेडी है। मेरा रॉ मटेरियल का टोटल आंसर होगा 4,50,000। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन डन है। अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर वो रॉ फिनिश गुड्स का एनआरवी 450 नहीं होता तो वो कितना होता? 390 होगा। तो पहले एक बार टाइटल लगा दो। सेकंड, if NRV of finished goods is equal to ₹390। चलो पहले इसको समझ ले। चेक करो व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। योर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज 420। व्हाट इज योर एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स? दैट इज 390। तो फिनिश गुड्स अगर वैल्यूएशन पूछे तो 420 और 390 विच एवर इज लोअर आपको 390 पर करके आना चाहिए, पर वो तो पूछा ही नहीं है। आपको रॉ मटेरियल पूछा है। चेक करो आपका फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा था कि कम था? तो फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से कम था। तो रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। चेक करो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया था? 300 एंड रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको दिया है 280, विच एवर इज लोअर, तो कितना होगा? 280। अभी भी बोल रहा हूं रैंक लाना है तो साथ में चेक करने का। 300 और 280 विच एवर इज लोअर, मतलब मैंने 280 किया। सब मैं बोलूं मेरा रॉ मटेरियल का लॉस हुआ 20 रुपए का। सामने फिनिश गुड्स का लॉस चेक करो। फिनिश गुड्स का कॉस्ट था 420, फिनिश गुड्स का एनआरवी था 390, तो सिंपल वहां पे 30 का लॉस था। ये रॉ मटेरियल पर कितने का लॉस है? 20 का। हाँ तो चले, पर रॉ मटेरियल का लॉस कभी भी फिनिश गुड से ज्यादा होना नहीं चाहिए। मतलब सिंपल बोलो तो इन दिस क्वेश्चन हम रॉ मटेरियल को वैल्यूएशन करेंगे 280 रुपीज से। क्लियर? तो यहां पे लिख रहे हैं इन दिस केस एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स
is lower than its cost, so raw material is valued at cost. तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना था 300 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना था 280, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, दैट इज ₹280। हमको जो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा 280 से करना पड़ेगा। मतलब यहां पे लिख दूं तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कितने यूनिट्स थे, तो 1500 यूनिट्स थे, 1500 यूनिट्स इनटू हमने डिसाइड किया कि उसका वैल्यूएशन करेंगे 280 से, एंड अगर 1500 इंटू 280 अगर हम करें तो कैलसी चेक करो आपका आंसर होगा 4,20,000। सिंपल बोलो, फर्स्ट का आंसर था हमारा 4,50,000 एंड सेकंड का आंसर था दैट इज नथिंग बट 4,20,000। बस इतना इजी आपको पूछने वाला है, बाकी AS2 में ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं होने वाला है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक मुझे अगर AS2 का पूछो तो आपके लिए कौन सा था, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। क्लियर। रॉ मटेरियल में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा, पर हम थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर किलोग्राम ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल ₹200 per kilogram, direct labor ₹40 per kilogram, direct variable overhead ₹20 per kilogram. Fixed production charges for the year on normal working capacity of 2 lakh kilogram is ₹20 lakh. 4,000 kilogram of finished goods are in stock at the year end. Clear? सिंपल बोल दो, आपको कुछ नहीं है, मटेरियल का कॉस्ट दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, डायरेक्ट वेरिएबल दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है। प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स वाला है, उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के हिसाब से। अगर यहां पे चेक करूं, मेरे पास क्वेश्चन में नॉर्मल कैपेसिटी दिया है, पर मेरे पास कहने से एक्चुअल कैपेसिटी नहीं दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड कर लेना पड़ेगा। क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ दम नहीं है। क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 7 टाइटल लगाओ। एंड क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर। चलो सबसे पहले 2 कॉलम का एक छोटा सा टेबल मुझे चाहिए। टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स। एंड यहां पे लिखूंगा दैट इज नथिंग बट अमाउंट रुपीज। क्लियर। अच्छा, जितने भी आपको कॉस्ट दिया वो चेक कर ले। सबसे पहले दिया मटेरियल कॉस्ट, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड होगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मटेरियल कॉस्ट 200 रुपीज। मटेरियल कॉस्ट 200। उसके बाद आपको 2 चीज दिया है, एक दिया डायरेक्ट लेबर 40 एंड डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड 20। तो यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट लेबर 40 एंड डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड 20। क्लियर। उसके बाद चेक करो डायरेक्ट लेबर के बाद नीचे आपको दिया था फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जिसका 20 लाख रुपीस था। नॉर्मल कैपेसिटी दिया था, एक्चुअल कैपेसिटी नहीं दिया है, तो मैं नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से कर दूंगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे होगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे रुपीस
20 lakhs डिवाइडेड बाय 2 lakhs यूनिट्स के किलोग्राम जो भी है, तो सिंपल पर किलोग्राम का कितने रुपए होगा? 10 रुपए होगा। तो अगर यहां तक का टोटल करूं तो मुझे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 240 प्लस 20 260 प्लस 10, तो मेरा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ गया कितने रुपीस का? आ गया 270 रुपीस का। क्लियर? क्वेश्चन में चेक करो, आपको एनआरवी बेनआरवी कुछ नहीं दिया है, जस्ट आपको इतना बोला है कि आपके पास 4000 पड़ा है। कहने से मेरे पास एनआरवी का डेटा नहीं है, तो कैन आई अज्यूम दैट एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स मेरी कॉस्ट से ज्यादा होगा? एंड अगर कॉस्ट से ज्यादा होगा तो मैं वो कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करूं तो इन दैट सिचुएशन मेरा कॉस्ट कम होगा, एंड कॉस्ट कम होगा तो 4000 किलोग्राम की इन्वेंट्री को मुझे 270 से वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम यहां पे लिख रहे हैं in the absence of NRV of finished goods, in the absence of NRV of finished goods, we assume that NRV of finished goods is higher than its cost. So, closing stock of finished goods is equal to कितने यूनिट्स पड़े थे? 4000 यूनिट्स, एंड वो 4000 यूनिट्स को हम वैल्यू करेंगे कितने रुपए में? तो क्या 270 रुपीज में। कल से उठाओ आपका 4000 इंटू 270 करो तो 4000 इंटू अगर आप 270 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा दैट इज नथिंग बट 10,80,000। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आंसर में रुपीज 10,80,000 रुपीज। क्लियर? बस इतने इजी क्वेश्चन 4-4 5-5 मार्क में ये लोग पूछ लेते हैं, अगर पूछे तो लिख के आना है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाए। XYZ लिमिटेड प्रोड्यूस्ड 10 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए ड्यूरिंग द ईयर 2009-10। पर यूनिट कॉस्ट इज एज फॉलो: रॉ मटेरियल 100, डायरेक्ट वेजेस 50, डायरेक्ट एक्सपेंस 2, तो टोटल 152। प्रोडक्शन ओवरहेड इज रुपीज 20 lakh, of which 40% is fixed. The company sold 8 lakh units and 2 lakh units were in stock as on 31st March 2010. Your normal capacity is a 5 lakh units. Calculate the value of the closing stock. Friends, अच्छा क्वेश्चन है। 20 लाख रुपए के ओवरहेड दिए, उसमें से 40% फिक्स ओवरहेड है, मतलब 20 लाख का 8 लाख ओवरहेड फिक्स है। Fixed overhead is always absorbed on the basis of actual capacity or normal capacity, whichever is higher. In this question, your normal capacity is a 5 lakh, but your actual capacity is a 10 lakh. Whichever is higher, तो मैं उसको 10 लाख यूनिट्स के हिसाब से करूंगा। 20 लाख के फिक्स ओवरहेड में से 60% ओवरहेड है वो वेरिएबल है, मतलब 12 लाख के ओवरहेड है वो वेरिएबल है। वो तो ऑलवेज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से ही जाना चाहिए, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से ही जाना चाहिए, तो उसको तो डिवाइडेड बाय 10 लाख ही करूंगा। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंट के दोनों के डिवाइडेड बाय 10 लाख हो रहा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन चेंज करूं, क्वेश्चन में ऐसा दे कि नॉर्मल कैपेसिटी 10 लाख है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नॉर्मल कैपेसिटी कितना है? 10 लाख है, बट अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी 5 लाख है, उल्टा करो तो फिक्स ओवरहेड को डिवाइडेड बाय 10 लाख करना पड़े, क्योंकि हायर के हिसाब से, पर वेरिएबल ओवरहेड है ना, वो तो एक्चुअल के हिसाब से जाना चाहिए, तो वहां पे डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 5 लाख। यहां पे टेंशन नहीं था, बिकॉज आपकी एक्चुअल कैपेसिटी नॉर्मल से ज्यादा है, तो दोनों में डिवाइडेड बाय 10-10 होगा, बट रूल याद रखना। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन 8 को सॉल्व करूं, उससे पहले हमको एक लाइन लिखना पड़े। अकॉर्डिंग टू AS2, fixed overhead is always applied on the basis of actual capacity
ब्रैकेट में लिखना 10 लाख यूनिट्स और नॉर्मल कैपेसिटी, ब्रैकेट में लिखना 5 लाख यूनिट्स विच एवर इज हायर। दैट इज इन दिस क्वेश्चन में हम जो करेंगे वो कैसे करेंगे, 10 लाख यूनिट्स के हिसाब से करेंगे। क्लियर। अब पहले उसका कैलकुलेशन खत्म करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला था कि प्रोडक्शन ओवरहेड 20 लाख है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज इक्वल टू रुपीस 20 लाख। ये 20 लाख के आपको दो पार्ट करना पड़ेगा, एक पार्ट करोगे फिक्स्ड एंड एक पार्ट करोगे दैट इज नथिंग बट वेरिएबल। फिक्स था 40% एंड वेरिएबल की था कितना परसेंटेज, 60%। तो अगर 20 लाख का 40% करो तो सिंपल बोलो इसका आंसर आएगा आपका 8 लाख रुपए। 20 लाख का 60% करो तो इसका आपका आंसर आएगा कितने रुपए, 12 लाख रुपए। पर मुझे तो पर यूनिट निकालना है, तो इसमें क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 5 लाख और 10 लाख विच एवर इज हायर। तो कहने से ये 10 लाख यूनिट्स पर आएगा। 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख करो तो सिंपल 0.8 रुपीस पर यूनिट पे आपका आने वाला है। क्लियर। यहां पे क्या करना पड़ेगा, 12 लाख करना पड़ेगा। 12 लाख डिवाइडेड बाय यहां पे 10 लाख क्या आएगा, बिकॉज यहां पे तो ऑलवेज एक्चुअली होता है। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख करो तो इसका आंसर मेरा कितना आएगा, 1.2 पर यूनिट। क्लियर। अब यहां तक सब कुछ सही है। अब मैं जो भी करूंगा वो किसके लिए करूंगा, तो कैलकुलेशन करूंगा किसके लिए, तो आपका कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए। तो टाइटल लगाओ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लियर। दो कॉलम का एक टेबल बना दो, पर्टिकुलर्स एंड यहां पे लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट अमाउंट रुपीस। चलो सबसे पहले चेक करो, आपको दिया है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितने रुपीस का दिया, 100, तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट होगा। तो यहां पे लिख रहा हूं रॉ मटेरियल एंड वो रॉ मटेरियल कितने रुपीस का दिया था, तो 100 रुपीस का। रॉ मटेरियल के बाद चेक करो, दो चीज और दिया है। एक दिया डायरेक्ट वेजेस 50 एंड डायरेक्ट एक्सपेंस 2 रुपए का। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट वेजेस 50 और यहां पे मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए का, 2 रुपए का। उसके बाद मुझे दो चीज लिखना पड़ेगा। एक लिखना पड़ेगा कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आया था एंड दूसरा लिखना पड़ेगा कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आया था। तो यहां पे लिख रहा हूं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था एंड दूसरा मुझे लेना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था। चेक करो, मैंने दोनों का कैलकुलेशन ऊपर करके रखा है। फिक्स 0.8 था एंड वेरिएबल कितने था, 1.2 था। तो यहां पे लिख रहा हूं 0.8 और यहां पे कितना लिख रहा हूं, 1.2। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, 100 प्लस 50 150 प्लस 2 152 एंड अगेन 2 रुपए ऐड करूं तो सिंपल मेरा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स यहां पे कितना हो जाएगा, 154। चेक करो, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एनआरवी का डेटा कुछ नहीं दिया है, तो हम अज्यूम करें कि उसका एनआरवी ज्यादा होगा। एंड अगर एनआरवी ज्यादा होगा तो सिंपल अगर क्लोजिंग स्टॉक चेक करें तो सिंपल कॉस्ट ही करना पड़ेगा। तो सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली लिख देता हूं, सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2 लाख यूनिट्स आपके पास पड़े थे एंड 2 लाख यूनिट्स को अगर आप 154 रुपीज से
अगर कैलकुलेट करो तो आपका आंसर मिल जाएगा, कैलसी लो, इंटू 154, तो सिंपल योर आंसर इज 3 करोड़ 8 लाख रुपीस। क्लियर? तो आंसर लिख दो रुपीस 3 करोड़ 8 लाख रुपए। सब लोग साथ में आगे जाने की हिम्मत करो। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स हो गया था। अब हमको जो करना है वो करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एशिया बिस्किट लिमिटेड हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 6000 टन्स एंड द फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रुपीज 24,000. During the year, it manufactured only 5,500 tons at a variable cost consisting of material and labor rupees 6 and 4 per ton. At the end of the year, it had 1,800 tons of inventory. Find out the value of the inventory as per AS2. And what would be your answer if the actual production is 8,000 units? आपको दो पूछा है। अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 5500 यूनिट्स है तो आपका क्या आंसर होगा, एंड अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 8000 यूनिट्स है तो आपका आंसर क्या होगा। मैं सबसे पहले यहां पे टाइटल लगा रहा हूं क्वेश्चन 10, एंड क्वेश्चन 10 में सबसे पहले लिख रहा हूं इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 5,500 यूनिट्स। तो सिंपल ये 5,500 यूनिट्स से तो हम एक काम करें, हम वैल्यूएशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको लिखा था, क्या लिखा था, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल 6 एंड लेबर कितना रुपीस था पर टन, तो 4 रुपीस। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मटेरियल कितने होगा 6, आपके पास जो लेबर होगा वो लेबर कितने रुपीस था 4, एंड उसके बाद आपने एक और खर्चा किया, वो खर्चे का नाम कौन सा था, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। अगेन में याद करो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आप ऑलवेज एब्जॉर्ब करते थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। इन दिस क्वेश्चन योर नॉर्मल कैपेसिटी इज 6,000 यूनिट्स बट योर 6,000 टन्स रादर, बट योर एक्चुअल कैपेसिटी इज नथिंग बट आपके लिए कौन सा था, तो आपके लिए 5,500 था, विच एवर इज हायर तो कितना होगा 6,000 होगा। क्लियर? मैंने यहां पे जो यूनिट्स लिखा है उसको हम रेक्टिफाई करके टन्स कर दे तो परफेक्ट हो जाए। क्लियर? यहां पे लिखो फिक्स्ड ओवरहेड, एंड जो फिक्स ओवरहेड करोगे वो 5,500 से नहीं करोगे, रुपीस 24,000 डिवाइडेड बाय विच एवर इज हायर के हिसाब से हमारे टन्स आए थे वो कितने आए थे 6,000 टन्स। तो सिंपल आपका आंसर होगा 4। तो अगर आप यहां पे फाइंड आउट करो what is your cost of finished goods, 6 plus 4 10, 10 plus 4, तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा कितने रुपए का 14। चेक करो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े, 1800 टन पड़ा है। क्वेश्चन में आपको एनआरवी का कोई डेटा नहीं है तो आपको कॉस्ट से ही करना पड़ेगा। तो सिंपल अगर यहां पे मैं चेक करूं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना होगा, आपका होगा 1800 टन्स, एंड वो 1800 टन्स का आप जो वैल्यू करोगे वो कितने से करोगे 14 से। अगर मैं कैल्शियम में चेक करूं तब करो 1800 इंटू 14, तो सिंपल आपका आंसर वहां पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 25,200 रुपीज का आपका आंसर हो जाएगा। अगर उसमें ही सेकंड क्वेश्चन करें तो अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 8,000 टन्स का होता तो क्या होता वो समझाओ। अगर इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 8,000 टन्स होता तो कुछ नहीं, हम जो 6,000 और 8,000 विच एवर इज हायर करते थे तो यहां पे कितने से करते हैं, वो 8,000 से करने वाले थे। क्लियर? सबसे पहले लिखे हम मटेरियल 6 रुपीज, उसके बाद लिखेगा दैट इज समथिंग बट लेबर 4 रुपए का, एंड उसके बाद चेक करें तो हमारा जो भी फिक्स्ड ओवरहेड्स होगा वो फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको वैल्यू करना पड़ेगा रुपीज 24,000। माई नॉर्मल कैपेसिटी इज 6,000 बट माई एक्चुअल कैपेसिटी इज 8,000, तो मैं 24,000 डिवाइडेड बाय जो करूंगा वो क्या करूंगा 8,000 टन्स करूंगा, तो सिंपल वो कितना हो जाएगा 3 रुपए। तो अगर यहां पे चेक करूं माई कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज नथिंग बट कितना रुपीस हो जाएगा 13 रुपीस हो जाएगा। क्लियर? इन दैट सिचुएशन इफ यू कैलकुलेट योर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना हो जाएगा, आपके पास 1800 टन्स पड़े थे
एंड 1800 टन्स का वैल्यूएशन अगर आप 13 रुपीज के हिसाब से करो तो आपको आंसर पता चलेगा 1800 इंटू 13 करो तो योर आंसर इज 23,400। यहां पे आंसर लिख देता हूं 23,400। फर्स्ट का आंसर आ रहा था हमारा 25,200 एंड सेकंड का आंसर कितना आ रहा है 23,400। अब फ्रेंड्स हम होमवर्क सेक्शन स्टार्ट करें, दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 11। पेपर लिमिटेड values its finished goods at a lower of the cost or net realizable value and its byproduct at realizable value. Comment in the light of AS2. पेपर लिमिटेड अपने फिनिश गुड्स को वैल्यू कर रहा है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर, तो वो सही कर रहा है। बाय प्रोडक्ट को भी वैल्यू कर रहा है एनआरवी। हाँ याद करो, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट में बाय प्रोडक्ट की एनआरवी को हम जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस करते थे, तो वो दोनों सही कर रहा है, मतलब वो सही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है। द पॉलिसी फॉलोड बाय द पेपर लिमिटेड रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री इज करेक्ट। हाँ बोल। मैं फ्रेंड्स अगेन आंसर पढ़ू दो। द पॉलिसी फॉलोड बाय द पेपर लिमिटेड रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज अ करेक्ट एंड इन कंप्लायंस विद AS2, that is valuation of inventory. According to AS2, the finished goods should be valued at a lower of the cost or NRV, while the byproduct is valued at a net realizable value. तो वो सही किया है। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करें। विप्तानु लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4 different types of capacitors A, B, C and D. For the year 2003 and 4, their closing stock of finished goods have been valued as follow. कॉस्ट आपको दे दिया, एनआरवी दे दिया, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। फ्रेंड्स बहुत फालतू क्वेश्चन है। आपको पता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर जो करना है ना, वो इंडिविजुअल बेसिस पर करना है। एंड इंडिविजुअल बेसिस पर करो तो ए के लिए क्या करोगे 5 लाख और 4,80,000 विच एवर इज लोअर तो 4,80,000। बी के लिए क्या करोगे 6 लाख और 6,25,000 विच एवर इज लोअर तो 6 लाख। सी के लिए क्या करोगे 4 लाख और 4,10,000 विच एवर इज लोअर तो 4 लाख। एंड डी के लिए क्या करोगे 2,50,000 और 2,10,000 विच एवर इज लोअर तो 2,10,000। क्लियर, सिंपल करोगे तो आपका 16,90,000 का आंसर मैच है, ज्यादा इसमें कुछ बवाल नहीं थी। क्वेश्चन 13 हम चेक करें फ्रेंड्स। हाउ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यूड एज पर AS2 फॉर प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट आपको दिया इन्वेंटरीज ऑफ लाइफ स्टॉक, जिनको मेरा AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड दिया एग्रीकल्चरल एंड द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वहां पे भी याद करो हमारा AS2 एप्लीकेबल नहीं था। मिनरल ऑयल्स को भी हमारा AS2 एप्लीकेबल नहीं था, आपको वो नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट याद आना चाहिए। एंड द फोर्थ चेक करो तो फाइनेंशियल असेट्स सच एज शेयर्स हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, उसको भी मेरे AS2 में एप्लीकेबल नहीं था। तो सिंपल आंसर है AS2 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ दिस आइटम्स। एक भी जगह पे आपका AS2 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। क्वेश्चन 14 चेक करो। ब्लू लगन लिमिटेड प्रोड्यूसेस द कंज्यूमर ड्यूरेबल whose cost of production consists of variable element of rupees 240 per unit. The total annual production overhead are 25 lakh, out of which 40% are fixed. The company has a normal capacity of 10 lakh per annum, but during 2003-4, it produces 20 lakh units, out of which 1 lakh units are still unsold at the end of the year. Find out the value of the closing stock. तो सिंपल इसको मुझे आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 14। बीच वाले थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन 14 बहुत सिंपल, अभी हमने ऊपर किया उसका जैसा ही क्वेश्चन है। अगर हम चेक करें, सॉरी फिक्स प्रोडक्शन तो नहीं बोल सकता मैं। अगर हम चेक करें कि व्हाट इज माय टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, तो मुझे क्वेश्चन में बोला था कि माय टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इज नथिंग बट रुपीज 25 लाख। 25 लाख के फ्रेंड्स कहने से मुझे 2 पार्ट करना पड़ेगा। एक पार्ट होगा दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड, दूसरा पार्ट होगा दैट इज नथिंग बट वेरिएबल। फिक्स कितना बोला है तो फिक्स्ड आपको बोला है 40%। ये रूल नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन में 40% ही होगा। एंड वेरिएबल कितना बोला है 60%। 25 लाख का 40% बोला है तो सिंपल बोलो ये 10 लाख रुपए होगा। एंड 25 लाख का 60% बोला है तो ये आंसर कितना होगा तो क्या 15 लाख होगा। फिक्स ओवरहेड आपको ऑलवेज एब्जॉर्ब करना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। चेक करोगे तो योर एक्चुअल कैपेसिटी इज नथिंग बट 20 लाख यूनिट्स, बट योर नॉर्मल कैपेसिटी इज 10 लाख विच एवर इज हायर करूं तो कहने से 20 लाख करना पड़े। तो डिवाइडेड बाय मैं अगर करूं 20 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख करूं तो मेरा आंसर होगा 0.5 पर यूनिट। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड तो ऑब्वियसली एक्चुअल पर ही जाने वाला है। एंड वो एक्चुअल यहां पे कितना था तो एक्चुअल था मेरा 20 लाख था। एंड 15 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख करूं तो इसका आंसर होगा मेरा 0.75 पर यूनिट। अब अगर मैं चेक करूं कि मेरे लिए कॉस्ट ऑफ
फिनिश गुड्स टोटल कितने रुपए का होने वाला है। तो कहने से आपने टोटल खर्चा कर लिया था 240 का, तो यहां पे लिख देता हूं 240 के लिए लिखा है कुछ क्या था, तो 240 के लिए वेरिएबल कॉस्ट था, तो टोटल मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गया, पर उसमें ये 0.5 इंक्लूडेड नहीं हो गया, 240 रुपीज। उसके बाद अगर चेक करूं तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड कितने का है 0.5 का। उसके बाद अगर मैं चेक करूं मेरे लिए वेरिएबल ओवरहेड है, एंड वो वेरिएबल ओवरहेड है कितने का 0.75 का। एंड अगर ये चेक करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा ₹241.25 इंटू क्लोजिंग स्टॉक। आप चेक करो तो कहने से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में टोटल लाख यूनिट पड़े थे, एंड अगर लाख यूनिट पड़े थे तो इसका आंसर करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,41,25,000 रुपीज का आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। हमने जैसे ऊपर एक क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं था। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन हम कर दे, क्वेश्चन 15। कैन इंटरेस्ट ऑन कस्टम ड्यूटी पेड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फ्रेंड्स ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट AS2 बोल रहा था कॉस्ट में 6 चीज नहीं लेने का, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट वहां पे मैं बोल रहा था सब्जेक्ट टू AS16। AS16 हाँ बोले तो लेने का, एंड यस ये कस्टम ड्यूटी का इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे आपकी असेट को बनने में कोई 12 महीने से ज्यादा टाइम लगा नहीं है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो सिंपल अगर मैं आंसर बोलूं, नो इंटरेस्ट ऑन कस्टम ड्यूटी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू क्वालिफाइंग असेट ओनली कैपिटलाइज्ड ओवर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS16। क्लियर फ्रेंड्स। अब एंड कर रहा हूं, उससे पहले मैं आपको पूरा AS2 एक बार बोल दूं, जो हम क्लास में स्पीड में बोलते थे वैसे ही। What is the meaning of an asset? Asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of an inventory? Inventory means any asset which is held for sale, which is held for consumption in production of goods or rendering of services, and which is a part of production process. AS2 मेरा 4 जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड मिनरल रिसोर्सेज, एंड अगर आपके पास कोई भी शेयर्स एंड डिबेंचर्स के फॉर्म में कोई इन्वेंट्री है। नॉर्मली फिनिश गुड्स एंड WIP का वैल्यूएशन करते हो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर के हिसाब से। कॉस्ट में 3 चीज आता है, एक आता है परचेस प्राइस, दूसरा आता है कन्वर्जन कॉस्ट, एंड तीसरा आता है एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। परचेस प्राइस में कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है जिसका क्रेडिट आपको मिलने वाला है तो माइनस करने का, क्रेडिट मिलने वाला नहीं है तो माइनस नहीं करने का, ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर देने का, पर कैश डिस्काउंट है तो माइनस नहीं करने का। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। सब कुछ कॉस्ट मेरे पास पर यूनिट रेडी होगा, प्रॉब्लम एक ही था फिक्स ओवरहेड का, उसको आप ऑलवेज एब्जॉर्ब करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के हिसाब से। NRV मतलब व्हाट एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। AS2 बोल रहा था कॉस्ट में 6 चीज कंसिडर नहीं करोगे, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस एंड द फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। इंटरेस्ट ले सकते हो सब्जेक्ट टू AS16। उसके बाद मैंने आपको करवाया था जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट निकाल दो, उसमें से बाय प्रोडक्ट का NRV को माइनस कर दो, जो भी आपका नेट जॉइंट कॉस्ट बच रहा है उसको बिटवीन द 2 मेन प्रोडक्ट्स अलोकेट करो। कौन से रेशियो में अलोकेट करोगे? इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू। उसके बाद मैंने आपको बोला था दैट इज नथिंग बट इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए 2 मेथड है, FIFO एंड वेटेड एवरेज। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन आपको ऑलवेज कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। एंड लास्ट में हमने देखा था रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन प्रिंसिपल। अगर आपके फिनिश गुड्स के NRV उनके कॉस्ट से ज्यादा है और इक्वल टू कॉस्ट है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट, बट अगर आपके फिनिश गुड्स की NRV उनके कॉस्ट से कम है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। याद करवा दो, रॉ मटेरियल में मैक्सिमम लॉस कितना रिकॉर्ड करोगे? जितना फिनिश गुड्स में है उतना ही। क्लियर? हमने जितने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए वो भी इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करके जाना। क्लियर फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.